क्या आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में भी ये डाउट है कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस टॉप यूनिवर्सिटी से आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करें। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में आपके लिए सुटेबल हो सकती हैं। वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस लाइफ क्या है, एकेडमिक लाइफ क्या है, फैकल्टी कैसी है वहाँ पर। तो इन सभी बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी सीरीज़ में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, जैसे JNU, BHU, DU, इन पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं कि क्या क्या ऐसी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में हम आपको क्या कर रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बात की JNU के बारे में और BHU के बारे में। इस अगली कड़ी में आज हम लोग आपसे बात करेंगे DU के बारे में और हम जानेंगे कि DU की हिस्ट्री क्या रही है, वहाँ की एकेडमिक लाइफ क्या है, वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, फैकल्टी कैसी है वहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसकी फ़ीस कितनी है, हॉस्टल क्या सबको मिलता है या नहीं मिल पाता है, अगर मिलता है तो फ़ीस कितनी है, इन सभी बातों पर, सीट्स कितनी है, इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय की ये जर्नी इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें कि DU जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इनफॉर्मली नोन एज दिल्ली यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन दिल्ली, इंडिया। तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली पे। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1922। जो DU है ये 1922 में इसकी स्थापना होती है बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो UGC के द्वारा इस संस्थान को, दिल्ली विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त है। आखिर इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा तो मिलना ही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो फैकल्टी इंटरेक्शन है यहाँ का कैसा है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम इन वर्ल्ड विथ ओवर 4 लाख स्टूडेंट ऑन इट्स कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द यूनिवर्सिटी चांसलर। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो DU के क्या होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी सपना है कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ से क्या करें, पढ़ाई करें, तो DU आपके लिए क्या हो सकता है, बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। ठीक है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है DU, जो अपने मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ अपना जो UPSC या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वो भी करना चाहते हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसे बच्चे DU को चूज़ करते हैं जो UPSC में या तो आगे अच्छा करना चाह रहे होते हैं या फिर किसी भी स्टेट PCS जो है की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रह करके ऐसे ग्रेजुएशन पास्ड स्टूडेंट जिनकी ये रुचि होती है कि वो UPSC की तरफ जाएं, तो वो DU को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रह करके क्या कर पाते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं अपनी, और जो है अपनी मास्टर्स भी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है कि आप UPSC, सिविल सर्विसेज और मास्टर साथ साथ अच्छे इंस्टीट्यूट से कर पाएँ, तब आप जो है DU को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किस आधार पर हम यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका कि कैंडिडेट शुड होल्ड अ BA ऑनर्स, BA नॉर्मल या फिर BSc ऑनर्स और BSc नॉर्मल अंडर द 10+2+3, मतलब हाई स्कूल प्लस
इंटरमीडिएट प्लस 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। इस पैटर्न के आधार पर जो बच्चे हैं सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, मतलब आपने क्या किया होना चाहिए, सबसे पहले या तो आपने बीए ऑनर्स किया हो या फिर आपने नॉर्मल बीए किया है, जो कि आपका स्टार्ट होता है 3 सब्जेक्ट के साथ और आप फाइनल ईयर में क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और आप 2 सब्जेक्ट के साथ फाइनल ईयर अपना कंप्लीट करते हैं, या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया हो या नॉर्मल बीएससी किया हो और इस ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स क्या होने चाहिए, आने चाहिए, तब आप जो है एलिजिबल होते हो डीयू के लिए, जो है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यदि आपका भी जो सपना है कि आप मास्टर्स करें डीयू से, तो आपको ये एलिजिबिलिटी ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर एलिजिबिलिटी को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभी पता चला पूरी तैयारी हो गई हमारे मार्क्स भी अच्छे आ गए, उसके बाद पता चला कि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सीट्स की कि टोटल कितनी सीट्स है डीयू में, तो 628 सीट्स हैं। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के लिए 628 सीट्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो डीयू है उसके 2 कैंपस हैं। ठीक है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। ठीक है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, इन दोनों कैंपसेस में क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर अलग अलग सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हिंदू कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग सीट्स क्या हैं, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो पूरी सीट है, जितने पूरे कॉलेजेस हैं दोनों कैंपस में मिला करके और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वहाँ पर, उसको मिला करके जो पूरी सीट्स है वो 628 सीट्स है। कहाँ पर, आपके डीयू में पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एकेडमिक लाइफ की, कि वहाँ पे एकेडमिक लाइफ कैसा है, माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई वहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वहाँ पर। ठीक है, फैकल्टी जो है वो काफ़ी आपकी हेल्पफुल होगी, वो काफ़ी मददगार होती है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो आपका डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से अपनी बात कन्वे करते हैं कि आप उनकी बातें क्या हो, समझ में आए। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस चलती हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहें तो अगर आपका एडमिशन साउथ कैंपस में भी हुआ है और आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई ऐसी दुविधा नहीं है। ठीक है, एक्सीलेंट फैकल्टी है जैसा मैंने बताया। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं जो रिनाउंड प्रोफेसर हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी फील्ड में पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग आपको वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो एकेडमिक लाइफ आपकी क्या होने वाली है, एकदम बेस्ट होने वाली है बच्चों, अगर आपका एडमिशन डीयू में हो जाता है। वैसे भी डीयू टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपके आता है जब बात होती है एमए पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, और बेस्ट किसके लिए होता है, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हैविंग एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग सिविल सर्वेंट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आपका सपना क्या है कि आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रह के तैयारी भी कर लूं और मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मास्टर्स कभी कभी छोड़ना या फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, गैप ईयर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो डिसीजन है अपना अपना। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि वो गैप ईयर लेके अच्छे से तैयारी कर पाता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मास्टर्स भी अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है आपका मास्टर्स करना चाहते हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, डीयू टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए डीयू सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि आप डीयू में जो है मास्टर्स कर सकते हैं और दिल्ली में रह करके आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, डीयू का, उसके बाद कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस में आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भैया पढ़ाई कितना करेंगे आप लोग, पढ़ाई भी करने की एक सीमा होती है। पढ़ाई करते करते भी आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे।
तो जो कैंपस है वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी क्या होती हैं। हर एक कॉलेजेस में जो है फेस्ट होता है अपना, जो कि बहुत बेहतरीन फेस्ट होता है। जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे तब आप उसका आनंद ले पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। क्या है वहाँ पर, कल्चरल क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, डिबेट्स होते हैं, डायलेक्टिक्स होती है, ठीक है। तो आपका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो क्या होता है, डीयू में आपका होता है, ठीक है। तो यदि आपको भी ये चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं, तब डीयू आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है कि आखिर फ़ीस कितनी होगी। हम वहाँ जा तो रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, लेकिन सबका उतना वो नहीं हो पाता है कि फ़ीस हमें मैनेज करनी पड़ती है। फ़ीस इसलिए बहुत ही अनिवार्य होता है जानना कि फ़ीस कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ डीयू की फ़ीस की, तो जो एवरेज है लगभग 10,000 रुपये आपका क्या लगेगा, 1 ईयर की फ़ीस होगी, ठीक है। 10,000, 10K मिनिमम, ठीक है। 10K मिनिमम आपकी क्या होगी वहाँ पर फीस होगी। जैसे जेएनयू में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे काफ़ी नॉमिनल फ़ीस थी, बट डीयू में क्या है कि आपकी फ़ीस थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। जैसे अगर हम लोग बात करें हिंदू कॉलेज वगैरह की, ठीक है, जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो जो हिंदू कॉलेज है उसकी जो फीस है आपको अराउंड 25K पर एनम, ठीक है, 25K पर एनम आपको देखने को मिलेगी। लगभग 25,000 रुपये आपका साल भर में वहाँ पर फीस लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्यूशन फीस 1,000, 200 ये सब मिला करके जो आपका मिनिमम जो फीस है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के द्वारा ये जो निकाला गया है, ठीक है, फीस के बारे में, वो क्या है आपका 9,070 रुपीज़, विच मीन्स कि अराउंड 10 के आसपास आपका मिनिमम फीस वहाँ पे 1 साल की पॉलिटिकल साइंस कोर्स की लगने वाली है, ठीक है। और मैक्सिमम हिंदू कॉलेज 25K, ठीक है, 25,000 तक भी आपका कॉलेज टू कॉलेज क्या करता है बच्चों, वेरी करती है। जो फीस है वो अलग अलग जो कॉलेजेस हैं जहाँ की जिसकी जैसी फैसिलिटी है उस हिसाब से वहाँ पर फीस क्या होती है, वेरी होती है, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें हॉस्टल फ़ी की, तो हॉस्टल फ़ी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी कम लोगों को हॉस्टल मिलता है, ठीक है। अगर आप टॉप 10 में अराउंड होंगे तभी आपको हॉस्टल मिल पाएगा, ठीक है। हॉस्टल की जो संख्या है वो बहुत कम लोगों को मिलती है हॉस्टल, ठीक है, डीयू में। तो जिनको मिलता है वो 70K टू 85K के अराउंड अलग अलग कॉलेजेस के जो हॉस्टल हैं उस पर बेस्ड करता है, ठीक है, कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। तो आपका 70 से 80-85 हज़ार तक साल भर में वो क्या हो सकता है आपका लगेगा हॉस्टल फीस, ठीक है। वैसे हॉस्टल की संख्या बहुत कम है तो बहुत कम बच्चों को मिलता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बाहर फ्लैट लेके या रूम लेके रह रहे होते हैं, और मेट्रो सेवा है ही तो लोग उससे क्या कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आपका भी अगर एडमिशन होता है और हॉस्टल नहीं भी मिलता है तब भी आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो है आपका पीजी है या फिर रूम है वो लेकर के आप क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पास्ट कट ऑफ की, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा संशय बना रहता है, आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि सर कट ऑफ क्या है वो बताइए, क्योंकि उस हिसाब से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप CUET PG 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि जो पास्ट ईयर की कट ऑफ है डीयू की वो क्या रही है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि डीयू जो है 2023 में ही क्या हुआ था, CUET में शामिल हुआ था। जो CUET PG का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो डीयू है वो 2023 में शामिल हुआ। उसके पहले वो अपना खुद का क्या करता था, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था, ठीक है। तो अगर हम लोग 2023 की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 250 थी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी, 235 थी, और एससी कैटेगरी कट ऑफ 200, और एसटी की 190, और आपके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या थी, 235। तो ये आपकी कट ऑफ 2023 की थी। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि 2023 की जो कट ऑफ थी वो हर यूनिवर्सिटी में क्या थी बच्चों, कम थी।
कम थी। ठीक है, ये जो 2023 में आपकी जो कट ऑफ है ये कितने में है बच्चों? 400 में है। कितने में है? 400 में। 400 में 250, 400 में 235। ठीक है, तो जो कट ऑफ थी वो 2023 में हर एक यूनिवर्सिटीज़ की क्या गई थी? काफ़ी डाउन गई थी। उसके बाद 24 में अगर आप देखेंगे तो 24 में काफ़ी ज़्यादा जो है उछाल देखने को मिला था कट ऑफ में। अब 2024 में क्या हुआ कि आपको पता है कि सिर्फ 75 जो क्वेश्चंस हैं आपके डोमेन पॉलिटिकल साइंस के, सिर्फ उसको कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, तब क्या हुआ कि अब ये 300 मार्क्स के हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अब जो 2024 में कट ऑफ बनी आपकी वो कितने मार्क्स की थी? वो आपके 300 मार्क्स में थी। ठीक है, तो जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो 222 से लेके 247 तक थी। ठीक है, 300 में से 222 से 247 कट ऑफ किसकी गई थी? आपकी अनरिजर्व की। अब आपको लगेगा कि सर तो काफ़ी बड़ा गैप बता रहे हैं 222 से 247। तो बच्चा ये अलग अलग कॉलेजेस, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, डीयू में, तो उन अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 222 लास्ट कट ऑफ कहाँ की थी? जाकिर हुसैन कॉलेज की थी। ठीक है, और जो 247 जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो कहाँ की थी? हिंदू कॉलेज की थी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज है फॉर पॉलिटिकल साइंस इन डीयू। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हिंदू कॉलेज है वो सबसे टॉप कॉलेज है। आपको अगर डीयू कॉलेज मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपका जो ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग बात करें जो पिछले जो कट ऑफ आए हैं, ठीक है, 2023 और 2024 के, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि 2025 में आपके CUET PG के DU के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो जो मेरा मानना है बच्चों वो 225 से अगर आप 240 के बीच में होंगे तब आप लोग सेफ जोन में होंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है, अगर आप DU जाना चाहते हैं तब आपको 225 से 240 मार्क्स के बीच में आपको क्या करना होगा? टारगेट करना होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि जैसा कि मैं आपको ये जो सीरीज़ चल रही है, यूनिवर्सिटी सीरीज़ जो चल रही है हमारी, फिर चाहे JNU के ऊपर वीडियो हो या फिर BHU पे हो या फिर DU पर हो, हर एक सीरीज़ के लास्ट में मैं आपसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ आफ्टर MA पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि हम बहुत भ्रमित होते हैं कि आखिर MA करने के बाद पॉलिटिकल साइंस के बाद हम क्या करें, ऐसे कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग इनमें से कोई भी वीडियो देख रहे हैं तब आपको ये पता हो कि यदि आप मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो आपका जो स्कोप है कैरियर का वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं। ठीक है, जो आपका कैरियर स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होता चला जा रहा है। ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में, पॉलिटिकल कंसल्टेंट एडवाइज़र बन सकते हैं। पार्टीज़ क्या करती हैं बच्चों? ये अपना एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट या एडवाइज़र कंसल्टेंसी का, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का बिजनेस है, एक प्रकार से कह सकते हैं कैरियर है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है बच्चों? बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पार्टीज़ अपना एडवाइज़र या कंसल्टेंट क्या कर रही हैं? नियुक्त कर रही हैं, वो बना रही हैं लोगों को, जिससे कि उनका जो बेस है वो क्या हो सके? मजबूत हो सके। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। ठीक है, एडवाइज़र हो सकते हैं पार्टीज़ में। उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विसेज की यदि तैयारी करते हैं, जैसे UPSC, SP स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या SSC CGL वगैरह की, तब आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसमें जो आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो वेटेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चाहे फिर UPSC हो तो उसमें आपका 500 मार्क्स का अगर आप PSIR ले लेते हैं तो वो होगा, और 250 मार्क्स का आपका GS2 होगा, तो लगभग 750 मार्क्स क्या होंगे आपके? सिर्फ पॉलिटिकल साइंस फील्ड से आएंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं कहीं पर, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। SSC CGL में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करने में भी काफ़ी मदद होगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिसर्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपके लिए दो और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं? पहली तो क्या है कि आप रिसर्च
रिसर्चर बन सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। जो पार्टीज़ होती हैं वो ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को हायर करती हैं, ऐसे पॉलिटिकल साइंस के जो मास्टर्स किए हुए होते हैं उनको वो हायर करती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। वो उनसे ये एक्सपेक्टेशन करती हैं कि ये क्या करेंगे, जैसे कास्ट का हो गया, आपका रिलीजन का हो गया, या पॉवर्टी का हो गया, या फिर जो स्कीम बनी है उनका क्या प्रभाव है, या कैसी स्कीम बननी चाहिए, इन पर जो है आपको डेटा जो है कलेक्ट करने का किसका वो होता है, रिसर्चर का होता है। या फिर जो पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो कैसी हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैं कि नहीं है, क्या उनमें कमियां हैं, उनके बारे में ये पॉलिसी एनालिस्ट काम करते हैं। और आगे और कैसे बेहतर पॉलिसीज़ बन सकती हैं इसके बारे में भी ये सुझाव देते हैं। तो यदि आप लोग मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करने जा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसका एक भंडार है, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठे हैं, आप लोगों के पास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप कुछ कर गुजरने को तैयार रहें, ठीक है। तो DU के बारे में मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है, और आपका हॉस्टल की क्या अवेलेबिलिटी है, वहाँ की एकेडमिक लाइफ कैसी है, प्रोफेसर काफ़ी जो है अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, क्लासेस चलती हैं, रेगुलर चलती हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।